हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो एक बार फिर से मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो बच्चे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम अभी पार्ट कर रहे हैं मोशंस ऑफ द अर्थ का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमने रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स, ये सारी चीजें आपको क्लियर करवा दी थी। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चे आपने ना, आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, आज थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, थोड़ा सा छोटा दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंच जाऊंगा, मैं घर में नहीं हूं। तो कल वाली वीडियो में क्या हुआ था मैं बता दूं, इसलिए सैटरडे वाली वीडियो आपकी मिस रही थी। मिस इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने जैसे वीडियो रिकॉर्ड की, किसी के लैपटॉप पे रिकॉर्ड की थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था, अच्छे से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। लास्ट वाली वीडियो में किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, तो वीडियोस देखिए यार, अगर वीडियोस नहीं देखोगे तो हमारा पढ़ाने का मकसद ही अलग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपने देखा कि आज हम पढ़ेंगे उसके आगे वाला पार्ट जो हमने पीछे छोड़ा था। ठीक है, सो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बच्चे, हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उस पर कुछ अभी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर पेरिहीलियन एंड एपीहीलियन के बारे में। ठीक है, तो पेरिहीलियन क्या होता है और एपीहीलियन क्या होता है। देखिए, पेरिहीलियन और एपीहीलियन, आपको ये सब पता है कि मैंने आपको पढ़ाया भी है कि अर्थ जो है हमारी सूरज के इर्द गिर्द एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। ठीक है, सन उसके बीच में एक ऐसा फोकस रहता है जहां पे अर्थ हमारी इसके इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है कि हर 1 लाख साल के बाद का अर्थ का जो ऑर्बिटल पाथ जो है ना, वो उसकी सर्कुलर शेप से लेकर वो उसकी एक इलिप्टिकल शेप ले लेता है। ठीक है, सर्कुलर शेप से एक उसकी वो इलिप्टिकल शेप ले लेता है। किसकी वजह से? वो सब ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब पेरिहीलियन किस चीज को बोलते हैं। पेरिहीलियन वो सिचुएशन होती है जब हमारी अर्थ जो होती है वो सूरज के पास रहती है। हमारी अर्थ जो है वो सूरज के पास रहती है। ठीक है, वो होती कब है? वो दिसंबर सोल्स्टाइस, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं। बच्चे, अब जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ना, आप उन क्वेश्चन के आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो विंटर सोल्स्टाइस आप मुझे बताएंगे कि कौन सी डेट को होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। जब आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे ना, मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, आपके लिए और अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि आपको बताना है कि दिसंबर सॉल्स्टाइस कब होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा दिसंबर सॉल्स्टाइस होता है, उसके 2 वीक के बाद हमारा पेरिहीलियन होता है। पेरिहीलियन में क्या होता है कि हमारा जो सूरज है, ठीक है, वो अर्थ के थोड़ा पास रहता है। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस उसका रहता है? डिस्टेंस इसका रहता है पेरिहीलियन पोजीशन में 147.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि हमारी अर्थ जो सूरज से इतनी दूर रहती है। अब बात आती है हमारी एपीहीलियन के बारे में। अब एपीहीलियन में क्या सिचुएशन रहती है? एपीहीलियन सिचुएशन उस वक्त होती है जब हमारा क्या होता है, सन जो होता है हमारी अर्थ से दूर होता है। अब वो कब होता है? वो होता है बच्चे जब हमारा जून सोल्स्टाइस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टाइस ही बोलते हैं। अब इसकी भी आप डेट मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब आप मुझे इसकी डेट्स बताएंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे कि आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो सन है वो धरती से थोड़ा सा दूर रहता है। कितना दूर रहता है वो भी अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, जब एपीहीलियन पोजीशन होती है उस वक्त हमारी अर्थ जो है 152.1 मिलियन किलोमीटर सूरज से दूर रहती है। ठीक है, अब ये जो डेट्स है ना, जब अर्थ इन एक्सट्रीम पॉइंट से पहुंची है, ये कभी भी फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, ये ऊपर नीचे चलती रहती हैं। तो अब याद रखिए, देखिए हमारा ये सन है। ठीक है, जब धरती हमारी सन के पास होती है उसको हम बोलते हैं पेरिहीलियन। ठीक है, आपको मैंने कहा कि विंटर सोल्स्टाइस जब होता है तो उसके 2 हफ्ते के बाद तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली जनवरी ही होगा। ठीक है, उसके बाद फारदेस्ट अर्थ कब होती है? एपीहीलियन। तो मैंने आपको कहा कि जून में हमारा कब होता है? जून में हमारा समर सोल्स्टाइस होता है। उसके 2 हफ्ते बाद क्या आएगा? हमारा जुलाई आएगा। दैट विल बी आर एपीहीलियन। अब ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अभी हमने आगे और भी चीजें पढ़नी है, तो बच्चे आप ना वीडियो को ना पूरा एंड तक देखेगा, तभी आपको इस वीडियो में ना बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तभी आप हर एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो गाइज, मैं आपको इतना कह दूं कि अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। अब ये देखिए, हाउ मच डज द इलिप्टिकल ऑर्बिट अफेक्ट द वेदर ऑन अर्थ।
मतलब कितना हमारे वेदर को ये अर्थ पे क्या करता है, अफेक्ट करता है, जो हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है किस तरह से और कितना हमारे अर्थ को असर डालता है। अब सबसे पहले देखिए कि हम एनर्जी जो है हम सन से कितना रिसीव करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन ऑन द अर्थ। अर्थ जो है हमारी वो सन से कितनी एनर्जी रिसीव करती है। थोड़ा सा बच्चे आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आज कंप्रोमाइज कीजिएगा, कल की वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जो कल टॉपिक शुरू करने वाले हैं एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। अब डिफरेंस जो है, डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ द सन्स एनर्जी, जो सूरज की एनर्जी का जो डिफरेंस है जो अर्थ रिसीव करती है उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। ये पेरिहीलियन और एपीहीलियन के बीच में कोई भी ये वैरी नहीं करता है, ठीक है। अब आपको एक सोलर कांस्टेंट के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा। अब सोलर कांस्टेंट होता क्या है अच्छे से समझेगा। द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ द सन्स एनर्जी, जो डिफरेंस हमारी जो सूरज की एनर्जी जो है हमारी अर्थ रिसीव करती है उसको क्या बोला जाता है, सोलर कांस्टेंट बोला जाता है। बस इतना आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सीजन, सीजन्स की क्या यहाँ पर ड्यूरेशन रहती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है ये हमारे वेदर को अफेक्ट करता है। कैसे, हमारे सीजन्स की जो ड्यूरेशन है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो अर्थ जो है आपको पता है कि फार्दर अवे फ्रॉम द सन इन समर, समर में जो है हमारी अर्थ जो है वो बहुत ही दूर रहती है, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा अपने रेजोल्यूशन बढ़ा लेंगे, ठीक है। अर्थ इज फर्दर अवे फ्रॉम द सन इन समर, समर में हमारी अर्थ जो है वो बहुत ही दूर रहती है, इसलिए जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है, ठीक है। याद रखिएगा, अर्थ इज फार्दर अवे फ्रॉम द सन इन समर, समर में पता है क्या होता है हमारा एपीहीलियन होता है। तो एपीहीलियन में सन हमारी अर्थ से क्या रहता है, दूर रहता है, या हमारी अर्थ सन से दूर रहती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। इसलिए जो हमारी अर्थ की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी रहती है वो कम रहती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम रहती है एंड रिक्वायर्स, और उसको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है समर सोलिस्टाइस पॉइंट से लेकर ऑटमनल इक्विनॉक्स तक पहुंचने के लिए। अब ऑटमनल इक्विनॉक्स कब होता है, सितंबर 23। अब इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या होता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स करके बताएंगे कि इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और देन इट नीड्स टू मूव बिटवीन विंटर सोल्स्टाइस टू वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है, तो उससे ज्यादा टाइम कब लगता है, जब हमारा ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। अब बच्चे हम आगे बात करेंगे। इसीलिए क्या होता है, जो विंटर होता है वो कम से कम 89 डेज का होता है, और समर अप्रोक्सीमेटली थोड़ी सी लंबी होती है। क्यों लंबी होती है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो कम रहती है और उसको वहां पे ज्यादा टाइम लगता है पहुंचने में, मतलब उसको क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी हमारी समर लंबी रहती है। दैट इज इन द, इसलिए जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है समर जो है वो थोड़ी विंटर से ज्यादा रहती है, विंटर से थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अब जो केपलर का सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, केपलर ने यहाँ पे प्लैनेटरी मोशंस के लॉज बताए हैं, उनका सेकंड लॉ कहता है, ये कहता है कि जो लाइन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, जो सूरज और प्लैनेट के बीच में जो लाइन है, ठीक है, वो स्वीप इक्वल एरिया, वो इक्वल एरिया को इक्वल एरिया में, इक्वल एरिया जितना उसका एरिया है उतने ही टाइम में उसको स्वीप करती है, उसको कवर कर लेती है। इसलिए जो प्लैनेट की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है जैसे ही वो सन के पास पहुंचती है, जैसे ही वो सन के पास पहुंचती है उसकी स्पीड जो है, प्लैनेट की स्पीड वो बढ़ जाती है, और जैसे ही वो सूरज से दूर जाता है उसकी स्पीड कम होती रहती है। ये आपको याद रखना है। केपलर ये कहते हैं कि जब से सूरज हमारा सूरज के नजदीक हमारा प्लैनेट पहुंचेगा तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, जैसे ही प्लैनेट जो है सूरज से दूर चला जाए उसकी स्पीड कम होती रहती है। ये केपलर का सेकंड लॉ कहता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे बोल रहा था, अर्थ अचीव्स इट्स फास्टेस्ट ऑर्बिटल स्पीड एट द पेरिजी, ठीक है। ये पेरिजी और एपोजी है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा यहां पे जान लो, जो अर्थ जो है इसका फास्टेस्ट ऑर्बिटल स्पीड जो है वो पेरिजी में होता है, उसके बाद स्लोवेस्ट ऑर्बिटल स्पीड कहां पे होता है, एपोजी में होता है। अब हम एपोजी और पेरिजी आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे अर्थ और सन का होता है ना, वहां पे मून के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। बच्चे अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इक्लिप्स, इक्लिप्स क्या होते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो तो ऐसे ही जाने वाली है, क्यों जाने वाली है, क्योंकि छोटा दिख रहा होगा आपको, लेकिन गाइस मैं भी मजबूर हूँ, मैं थोड़ा घर में नहीं हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ थोड़ा घर में नहीं हूँ, मैं बाहर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए फ़ोन पे रिकॉर्ड करनी पड़ती है। फिर भी गाइस आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इक्लिप्स क्या होता है, इक्लिप्स क्या होता है जिसको हम ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। इक्लिप्स क्या होता है, जब हमारा प्लैनेट, हमारा मून
हमारी सूरज, जब ये एक ही लाइन में आ जाते हैं, उस कंडीशन को, उस सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। तो आपने अक्सर दो किस्म के इक्लिप्स देखे होंगे। एक आपने देखा होगा सोलर इक्लिप्स, ठीक है, एक आपने देखा होगा लूनर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स बच्चे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, और लूनर इक्लिप्स क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, अब ये होता कब है, सोलर इक्लिप्स आपको कब याद रखना है, जब न्यू मून डे होता है तब हमारा सोलर इक्लिप्स होता है, और फुल मून डे जब होता है उस वक्त हमारा लूनर इक्लिप्स होता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। ठीक है, अब आगे है रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ क्लोज टू द अर्थ इक्लिप्टिक प्लेन, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द मून एंड द अर्थ। अब बोलता है मून का जो रेवोल्यूशन होता है अर्थ के इलिप्टिकल प्लेन में, मैं आपको सिंपल भाषा में यहां पर बता दूं। ठीक है, चांद ही एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, किस चीज के लिए, हमारे इक्लिप्सिस के लिए। ठीक है, अब जो है सूरज का डिस्टेंस जो है वो 400 गुना ज्यादा है मून के डिस्टेंस से, और जो सन का डायामीटर है वो 400 गुना ज्यादा है मून के डायामीटर से। इसलिए जो इनका रेशो जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। अभी समझाऊंगा, भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे आपको अच्छे से समझाना। इसलिए सन और मून जो है अगर इनको हम अर्थ से देखते हैं इसलिए हमें ये दूर दिखते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है ये है हमारा सूरज, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, और ये है बीच में हमारा चांद। ये सूरज बहुत बड़ा है और अर्थ से बहुत दूर है, ये चांद छोटा है और अर्थ से नजदीक है। ये अगर कोई चीज दूर होगी तो ज्यादा बड़ी होगी तो छोटी दिखाई देगी, अगर नजदीक होगी तो छोटी है तो वो छोटी ही दिखाई देगी, उतनी ही दिखाई देगी। इसीलिए क्या है, इन दोनों की हमें क्या है, जो अपीयरेंस जो है वो हमें बराबर ही नजर आती है। क्यों, क्योंकि इसका जो डायमीटर है और वो रेशियोज दो इनके अप्रोक्सीमेटली सेम रहते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ द मून, जो मून के फेजेस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये है मून के फेजेस। सबसे पहले हमारा रहता है न्यू मून, उसके बाद होता है हमारा वैक्सिंग क्रिसेंट, उसके बाद इसका फर्स्ट क्वार्टर आता है, उसके बाद वैक्सिंग गिबोस क्रिसेंट, सी की शेप इसकी होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी जी की शेप बन जाती है। उसके बाद आ जाता है बच्चे हमारा फर्स्ट क्वार्टर के बाद फुल मून हमारा यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद इसका लास्ट क्वार्टर इस तरह शेप से, फिर इसका आएगा वैनिंग गिबोस, फिर आएगा इसका वैनिंग क्रिसेंट, फिर आएगा हमारा न्यू मून। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देख लिया इसके फेजेस रहते हैं। तो आगे हम जब पढ़ेंगे और हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो लूनर फेज जो होता है या जो मून का फेज जो होता है इज द शेप ऑफ द सनलिट पोर्शन ऑफ द मून एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ। अब देखिए, मून की वो साइड जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती है वही चीज हमें अर्थ से दिखाई देती है। समझ में आया क्या, गाना भी है ना, समझ में आया क्या। ठीक है, गाने को छोड़िए, अभी जो लूनर फेज जो है या मून का फेज जो है हमें इस वो चीज उसकी दिखाई देती है जहां पे हमें सूरज की रोशनी पूरी पड़ती हुई, जहां पे सूरज की रोशनी पूरी पड़ती है वो चीज हमें उसकी दिखाई देती है। ठीक है बच्चे, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बोलता है द मून रोटेशन इज टाइडली लॉक्ड, जो मून की रोटेशन होती है वो टाइडली लॉक होती है किससे, अर्थ की ग्रेविटी से। तो टाइडली लॉक क्या होता है, टाइडली लॉकिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई ऑब्जेक्ट का जो जब किसी ऑब्जेक्ट का ऑर्बिटल पीरियड जो है उसकी रोटेशनल पीरियड से इक्वल होता है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि हमारा मून है, ठीक है, इसकी जो रोटेशन होती है और जो इसकी क्या होती है, रेवोल्यूशन होता है अपने एक्सिस पे और अपने ऑर्बिट पे जब ये घूमता है तो ये इक्वल टाइम लेता है, तो उसको हम बोलते हैं टाइडली लॉकिंग। तो 27.3 डेज गाइज ये यहाँ पर लेता है, किसके लिए, एक रोटेशन के लिए और एक रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं टाइडली लॉक। तो मून की रोटेशन तो टाइडली लॉक होती है अर्थ की ग्रेविटी से, इसलिए जो हमारे जो ल्यूनर साइड होती है हमेशा हमें अर्थ से दिखाई देती है। ठीक है, मतलब अर्थ की तरफ उसका रुख होता है। द नियर साइड इज वेरियसली सनलिट, और जो इसकी पास वाली साइड होती है वो क्या होती है, जो सूरज की रोशनी से वो जगती है, वहां पे जगमगाती है सूरज की रोशनी से। वो पोजीशन करती, जो मून की पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कि अपने ऑर्बिट पे वो कहां पर है। ठीक है, अब देखिए जो न्यू मून फेज होता है, ड्यूरिंग द न्यू मून फेज सन एंड द मून आर अलाइंड ऑन द सेम साइड ऑफ द अर्थ। अगर हम न्यू मून फेज की टाइम देखें, जो सूरज और चांद जो होते हैं वो अर्थ के सेम साइड पे होते हैं।
अगर अर्थ है यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे मून होगा, यहाँ पे मून सन, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो क्या होता है जब हमारा न्यू मून फेज होता है तो अर्थ के साइड पे, सेम ही साइड पे, एक ही साइड पे हमारा क्या होता है, सन भी होता है और मून भी होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा आगे जैसे हम बढ़ेंगे, ठीक है। एज द मून वैक्स, जैसे ही हमारा मून वैक्स करता है, द अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेटेड सरफेस एज सीन फ्रॉम अर्थ इज इंक्रीजिंग। जैसे ही हमारा मून वैक्स करता है तो उसकी जो इल्यूमिनेटेड साइड जो है वो क्या करने लगती है, वो छुपने लगती है, वो बढ़ने लगती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये देखिए, जैसे ही ये आगे बढ़ने लगेगा, वैक्सिंग करने लगेगा, तो इसकी साइड जो है ना वो छुपने लगेगी, हमें कम दिखाई देने लगेगी, हमें कम दिखाई देने लगेगी। ये देखिए, खाली ये वाला पोर्शन हमें दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, और आगे बोल रहा है द ल्यूनर फेज प्रोग्रेस थ्रू न्यू मून। और जो ल्यूनर फेज जो होता है वो न्यू मून से, फिर क्रिसेंट मून, फिर फर्स्ट क्वार्टर मून, गिबस मून, उसके बाद फिर से फुल मून की तरफ ये बढ़ जाता है। तो मून को हम is said to be wan as it passes through gibbous moon। तो मून को हम क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं। जैसे ही ये गिब्बस मून को क्रॉस कर लेता है, जो थर्ड क्वार्टर मून होता है क्रिसेंट मून से, उसके बाद फिर से एक नया मून बन जाता है। इसलिए ये साइक्लिकली पीरियड में चलता है, तो उस साइक्लिकल पीरियड को बोलते हैं हम साइनोडिक मंथ, जो कम से कम 29.53 दिन का होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये साइनोडिक मंथ क्या होता है, साइडियल मंथ क्या होता है, ये भी हम आगे जानेंगे। अभी हमारा इसके वाला टॉपिक है अगले वाला, पेरिजी एंड एपोजी। ऊपर हमने पढ़ लिया ये पेरिहिलियन एंड एपिहिलियन, ठीक है। दैट वाज द सिचुएशन ऑफ सन एंड द अर्थ, ठीक है, दूरी नजदीकी। बस वही यहां पर भी होगा, लाइक द अर्थ ऑर्बिट, जैसे कि हमारा अर्थ का ऑर्बिट होता है सूरज के नजदीक, इसी तरह मून का और चांद, ये अर्थ का, क्योंकि आपको पता है कि मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, इसका भी एक इलिप्टिकल पाथ होता है। तो उसी तरह से इसमें भी एक पेरिजी और एपोजी की एक सिचुएशन बनती है, लाइक अ पेरिहिलियन एंड एपिहिलियन, ठीक है। अब जब अर्थ के क्लोजेस्ट होगा उसको हम बोलेंगे पेरिजी, जब ये अर्थ के फारदेस्ट होगा उसको हम बोलेंगे एपीजी, सिंपल है, ठीक है। अभी आपके देखिए तो ये टर्म जो इंटरचेंजेबली पेरिहिलियन और एपिहिलियन में भी बच्चे ये टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और जो हमारी पेरिजी एंड एपोजी की जो पोजीशन है ना बच्चे, वो भी टाइम टू टाइम हमारी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, इतना आपको याद रखना है। पेरिजी और एपोजी के बारे में समझा दिया, ठीक है। ये कितना किलोमीटर था ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, अगर फिर भी आपने पढ़ना होगा तो पीडीएफ आपको मिल जाती है हमारी एप्लीकेशन पे, आप वहां पर जाके इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे साइडेरियल पीरियड। अब जो हमारे प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है सन के इर्द गिर्द, जब हमारा कोई प्लैनेट घूमता है, ठीक है, उसको हम फिक्स्ड स्टार के रिस्पेक्ट में उसको मेजर किया जाता है। तो उसी मेजरमेंट से हम क्या निकालते हैं, साइडेरियल पीरियड निकालते हैं। फिर समझाता हूं, जैसे कि हमारा कोई प्लैनेट है, वो सूरज के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, सूरज के इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड स्टार, कितने फिक्स्ड स्टार उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, उस मेजरमेंट को हम डिटरमाइन करते हैं साइडेरियल पीरियड निकालने के लिए। अब जो हमारा साइडेरियल पीरियड जो होता है अंत का, हमारे अर्थ का, तो बच्चे वो कितना रहता है, 365.25 डेज। अब आप यहां पर बोलेंगे सर ये 25 डेज कहां से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, 25 डेज जो है हम इसको एक साल में काउंट नहीं करते हैं, बल्कि इसको 25 इंटू 4 कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 100 का मतलब पूरा हमारे पास एक दिन हो जाएगा। तो हम उसको एक दिन को, उस 4 साल के बाद उसको एक दिन काउंट करते हैं और फरवरी का एक दिन हम बनाते हैं, ठीक है। तो अब ग्रिगोरियन कैलेंडर का अगर हम मंथ देखें, ग्रिगोरियन कैलेंडर का जो मंथ रहता है वो रहता है 30.44 डेज का एक महीना रहता है। अब जो मून का साइडेरियल ऑर्बिट पीरियड होता है, अब जो मून का साइडेरियल ऑर्बिट पीरियड रहता है, हमने अर्थ का तो देख लिया 365.25 डेज। अब जो मून का साइडेरियल मंथ रहता है वो रहता है 27.3 डेज का। अब ये टाइम होता है जब मून जो है पूरा 360 डिग्री का ऑर्बिट घूमता है और अपने फिक्स्ड स्टार के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाता रहता है, इसे हम बोलते हैं साइडेरियल पीरियड। अर्थ का कितना होता है 365.25 डेज। अगर हम इसको ऐसे बोले, महीने में बोले, तो 30.44 डेज का होता है एक महीना। अगर हम मून की बात करें तो 27.3 डेज का एक साइडेरियल मंथ होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे साइनोडिक पीरियड के बारे में। तो साइनोडिक पीरियड क्या होता है, तो साइनोडिक पीरियड एक ऐसा टाइम होता है, ठीक है, किसी एक बॉडी
किसी एक बॉडी जो है, कोई एक बॉडी सोलर सिस्टम में कितने टाइम में उसको क्रॉस करती है। फिर से समझाता हूं, देखिए ये प्लेनेट है, ठीक है, तो ये हमारे सोलर सिस्टम का चक्कर कितनी देर में लगा रहा है उसको अपन बोलते हैं साइनोइडिक पीरियड। समझ में आया? जैसे कि हमारा प्लेनेट है, जैसे कि हमारा मून है, ठीक है, तो यहां से चलते हैं, फिर से बताऊंगा। देखिए हमारा ये प्लेनेट है, मान लीजिए अर्थ, यह है हमारा सोलर सिस्टम, यहां से चल रहा है, तो यहां से यहां तक अपनी पोजीशन में पहुंचने तक इसने कितना टाइम लगाया, तो इसको हम बोलते हैं साइनोइडिक पीरियड। क्या बोलते हैं? साइनोइडिक पीरियड इसको बोला जाता है, ठीक है। अब जो मून का साइनोइडिक पीरियड है वो क्या होता है? इज द टाइम बिटवीन सक्सेसिव रिकरेंसेस ऑफ द सेम फेज बिटवीन फुल मून एंड द फुल मून। जब फुल मून है उसके बाद फिर से फुल मून में पहुंचेगा, उसको हम बोलेंगे साइनोइडिक पीरियड। अब जो मून जो है अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, अगर हम फिक्स्ड स्टार के रिलेशन में देखें तो 27.32 डेज एक साइडियल मंथ होता है, जो अभी मैंने आपसे ऊपर बताया यहां पर, ठीक है। अब अगर हम सूरज के रिलेशन में इसका देखें तो 29.53 डेज एक इसका साइनोडिक मंथ रहता है। समझ में आया? अगर हम रिलेटेड टू सन देखें तब हमारा होगा साइनोडिक, सन साइनोडिक आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप मून के उसमें देखते हैं, ये फिक्स स्टार के उसमें देखते हैं, उसके संदर्भ में देखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे साइडेरियल मंथ। तो एक जो जॉर्जियन हमारा ईयर होता है, ठीक है, इसलिए एक जॉर्जियन ईयर जो होता है 12 जॉर्जियन मंथ का होता है, ठीक है। अगर हम इसको अगले हिसाब में देखें तो 13.37 साइडेरियल मंथ हमारे एक ग्रिगोरियन ईयर में होते हैं, जॉर्जियन ईयर में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे ही देखें तो अप्रोक्सीमेटली देखें तो 12.37 साइनोडिक मंथ हमारे एक साल में होते हैं। तो आई होप कि यहां तक ये भी आपको समझ में आया होगा। अब है बच्चे हमारे पास कि जो टाइम डिफरेंस होता है साइडेरियल और साइनोडिक मंथ में, ठीक है, वो किसकी वजह से हमारे पास ये डिफरेंस आता है? क्योंकि जो हमारी ऑर्बिटल पोजीशन जो है वो कंसिस्टेंटली वो शिफ्ट हो रही है, ठीक है, मून की अराउंड अर्थ एंड अर्थ अराउंड द सन। तो ये सब इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है कंसिस्टेंटली, इसकी वजह से ये सब साइनोडिक मंथ और साइडेरियल मंथ जो है इनमें टाइम का डिफरेंस आता है। अब आगे है बच्चे हमारे पास सुपर मून एंड माइक्रो मून। ये समझाऊंगा बड़े अच्छे से होता क्या है, इसलिए आपके लिए यहां पर इमेजेस लगी हुई हैं। देखिए सुपर मून और माइक्रो मून में क्या फर्क है। सुपर मून, मून्स फेज एंड द डेट ऑफ इट्स अप्रोच टू इट्स पेरिजी और एपोजी आर नॉट सेंस्ड। अब मून का फेज जो होता है और इसकी जो ये अपने पेरिजी पे कब पहुंचता है, एपोजी पे कब पहुंचता है, ये ना हमारे पास सेंस नहीं होती है, हमें पता नहीं होती है कि ये कब होगा, ठीक है। इसीलिए जब एक फुल मून या न्यू मून होता है, ठीक है, जब वो मून के पेरिजी पे पहुंचता है, पेरिजी क्या होगा? पास। जब हमारा फुल मून और न्यू मून जो है वो मून के पेरिजी पे पहुंचेगा, उसको हम बोलेंगे सुपर मून। अगर जब फुल मून या न्यू मून मून के एपोजी के पास होगा, उसके पास पहुंचेगा, उसको हम बोलेंगे माइक्रो मून, ठीक है। मून के एपोजी के पास जब पहुंचेगा न्यू मून या फुल मून, उसको हम बोलेंगे माइक्रो मून, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास मून के पेरिजी यानी कि पास में पहुंच जाएगा हमारा न्यू मून या फुल मून, उस चीज उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सुपर मून। आई थिंक कि ये भी आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो बच्चे आप बताएंगे भी कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, समझ आता है नहीं आता है, कोई डाउट रहता है आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। सोलर इक्लिप्स होता क्या है? सोलर इक्लिप्स हैपन व्हेन द मून गेट्स इन द वे सनलाइट एंड कास्ट शैडो ऑन अर्थ। देखिए सिंपल भाषा में समझाऊंगा, सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब सूरज, चांद और हमारी धरती एक ही लाइन में आ जाती हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? इस तरह से हमारा चांद धरती के बीच में आ जाता है, सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, और उस पे हमारी धरती की रोशनी पड़ती है, और वही रोशनी जाकर हमारी धरती पर गिरती है। उसे हम बोलते हैं कि बच्चे आज चंद्र ग्रहण है, ठीक है। अब जो है सोलर इक्लिप्स जो है ये भी डिपेंड करता है कि किस सीजन में ये हो रहा है, ठीक है। चाहे ये टोटल हो रहा है, एन्युलर हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, ठीक है। ये सन और मून के अपरेंट साइज पे डिपेंड करता है। अभी आप आगे आपको बताने वाला हूं कि टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है, एन्युलर सोलर इक्लिप्स क्या होता है, उसके बाद जो हमारा ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है वो क्या होता है। पहले जानते हैं हम बच्चे यहाँ पर टोटल सोलर इक्लिप्स के बारे में जानेंगे। देखिए जो टोटल सोलर इक्लिप्स जो है ये कब होता है? जब सन एंड द मून, ये
सूरज और चांद जो हैं ये एग्जैक्टली एक ही लाइन पे हों अर्थ के साथ, ठीक है, और मून जो है वो कंप्लीटली हमारे अर्थ के, हमारे सूरज के आगे आ जाए, बिल्कुल हमारे सूरज के आगे आ जाए, मतलब सूरज की रोशनी को सारी को अपने अंदर पकड़ ले, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स। अब टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होता है, जो सन का कोरोना होता है, जो ये सन का आपको बाहर से दिख रहा है ना, जो आज कोरोना चल रहा है ना, तो इसकी शक्ल भी ना सूरज की जैसी ही है, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है। अब जो सन का जो कोरोना होता है वो हमारी नेक्ड आई से, जिसे हमें खुली आंखों से जो दिखाई देता है, हमें एक चमकती हुई एक रिंग दिखाई देती है, ठीक है। टोटल सोलर इक्लिप्स जो होता है happens about every year and a half somewhere on earth। तो कभी कभी ये आधे 6 महीने के बाद भी होता है, तो कभी कभी हमें ये साल के बाद भी टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है, ठीक है। और जो मून की शैडो हमारी अर्थ पे पड़ती है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है, इसलिए छोटी पोर्शन पे, अर्थ के छोटे पोर्शन पे ही ये दिखाई देता है। अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें, जो सैम स्पॉट ऑफ द अर्थ ऑनली गेट टू सी अ सोलर इक्लिप्स फॉर अ फ्यू मिनट, ठीक है। 375 ईयर्स में कहीं पे एक जगह पे हमें एवरेज देखें तो एक जगह पे हमें 3 मिनट तक या कुछ मिनट्स तक हमें ये देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। अब टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, अम्ब्रा होता है। अम्ब्रा जैसे आपको मैं बता दूं, ये सन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये मून है, और ये बच्चे हमारे पास अर्थ है, ठीक है। जैसे जैसे ही यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहां से ये जो इसकी रेज बनेगी, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा ना, जहां पे डार्क ज्यादा होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ टोटलिटी। पाथ ऑफ टोटलिटी अभी समझ जाओगे कि पाथ ऑफ टोटलिटी क्या होती है। अम्ब्रा एक ऐसा रीजन होता है जहां पे मून की शैडो पड़ती है, जहां पे विच ऑल लाइट फ्रॉम सन इज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड, जितनी भी सूरज की रोशनी होती है उसके अलावा हमारे पास जो अम्ब्रा की शैडो पड़ती है उसे हम बोलते हैं अम्ब्रा। इसलिए जब हमारा सूरज का इक्लिप्स होता है, इस इन इक्लिप्स ऑफ द सन रीजन विद इन द अम्ब्रा एक्सपीरियंस्ड अ टोटल सोलर इक्लिप्स। एक बार मैं आपको ना थोड़ा सा ऊपर लेकर आपको बताता हूं, यहां पर देखिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी पड़ रही है हमारे चांद के ऊपर, तो चांद के ऊपर पड़ रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह का एरो आपका बन रहा है, और जहां पर ये एरो जाकर मिल रहा है इस जगह पर, हाँ, तो होता है हमारा टोटल सोलर इक्लिप्स। कब होता है, जब हमारे पास अम्ब्रा होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब होता है हमारे पास पेनम्ब्रा, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास बच्चे, अब होता है हमारे पास पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस नैरो ट्रैक को क्या बोला जाता है, जहां से ये अम्ब्रा गुजरता है उसको बोलते हैं पाथ ऑफ टोटलिटी। क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ टोटलिटी उसको बोला जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एन्युलर सोलर इक्लिप्स क्या होता है। तो बच्चे देखिए, एन्युलर सोलर इक्लिप्स होता क्या है। एन्युलर सोलर इक्लिप्स तब होता है जब हमारे पास सूरज और चांद एग्जैक्टली एक लाइन में होते हैं धरती के साथ, ठीक है, लेकिन जो इसकी अपेरेंट साइज होती है मून की, वो थोड़ी हमें कम दिखाई देती है। और ये कब होता है, जब मून अपने एपोजी पे हो, थोड़ा दूर हो, ठीक है, मून जब थोड़ा दूर हो, इसलिए सन अपीयर्स एज अ वेरी ब्राइट रिंग सराउंडिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब ये सूरज है पीछे, इसके आगे ये चांद आ गया है, तो हमें थोड़ा सा ये चमकते हुए दिखाई देता है, और बीच में हमें मून की डार्क डिस्क नजर आती है। इसको हम बोलते हैं एन्युलर सोलर इक्लिप्स। अब बात करते हैं यहां पर हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स की, जिसे हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। तो पार्शियल सोलर इक्लिप्स भी तभी होता है जब सूरज और चांद जो है एग्जैक्टली एक लाइन पर नहीं होते हैं, ठीक है, अर्थ के साथ, और मून जो है थोड़ा सा हमारे अर्थ को क्या करता है, हमारे सूरज की रोशनी को एब्सक्योर करता है, थोड़ा सा उसको मतलब जज़ब करता है अपने अंदर। ये फिनोमिना हमें तब देखने को मिलता है, हमें अर्थ के किसी भी पार्ट से, बड़े पार्ट से हम पेनम्ब्रा को देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम अम्ब्रा को नहीं देख सकते हैं। अम्ब्रा को हम जब हमारे पास टोटल सोलर इक्लिप्स होगा उसी जगह से वो हमें कुछ मिनट को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आई थिंक आपको इतना ही इसमें समझने की जरूरत है, और कम से कम ये साल में 2 बार होता है अर्थ के किसी भी जगह पे। अब बात करेंगे पेनम्ब्रा की। अभी तक तुमने समझा दिया, पेनम्ब्रा एक ऐसा रीजन होता है जहां पे मून की शैडो पड़ती है। अम्ब्रा के बाहर वाला साइड, ये मैंने जो बोला, ये जो बाहर वाली शैडो पड़ेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेनम्ब्रा, ठीक है। इसलिए इक्लिप्स में द रीजन विद इन द पेनम्ब्रा एक्सपीरियंस पार्शियल सोलर इक्लिप्स। जो रीजन पेनम्ब्रा के उसमें आता है तो वहां पे क्या होता है,
पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पर जो रीजन यहाँ पे पड़ रहा है ना, यहाँ पे पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। वो जो इसके अंदर वाला रीजन है अम्ब्रा वाला, उसे हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। आई थिंक ये भी यहाँ पर आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में, जिसे हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो लूनर इक्लिप्स के दौरान क्या होता है, अब अर्थ जो है वो सन के बीच में आ जाती है और वो चांद को हिट करती है। ठीक है, अब अर्थ जो है सन के बीच में आ जाएगी और यहाँ पे मून को हिट करेगी। इसका मतलब ये होता है कि जब रात होती है तो मून फेडेड अवे एज अर्थ शैडो कवर इट अप, क्योंकि मून हमें रात को नहीं दिखाई देता है क्योंकि अर्थ की शैडो इसके ऊपर पड़ जाती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। इफ द मून पासिस थ्रू द लाइटर पार्ट ऑफ द अर्थ शैडो, अगर मून जो है हमारा अर्थ की शैडो के लाइटर पार्ट से होकर गुजरे, जो पिनम्ब्रियल इक्लिप्स होता है यानी कि पार्शियल इक्लिप्स होता है, उस वक्त वो होगा। अगर मून जो है डार्कर पार्ट जो है अर्थ का शैडो वहां से होकर गुजरेगा, उसे हम बोलेंगे अम्ब्रल इक्लिप्स, दैट विल बी टोटल इक्लिप्स। ठीक है बच्चे, अम्ब्रा में क्या होता है? टोटल होता है। पिनम्ब्रा में क्या होता है? पार्शियल होता है। बस इतना आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अब आगे एक और कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज ब्लड मून। तो ब्लड मून क्या होता है? जब आपका टोटल लूनर इक्लिप्स होगा। टोटल लूनर इक्लिप्स कब होगा? जब अम्ब्रल इक्लिप्स होगा। ठीक है, अम्ब्रा मतलब पूरी अर्थ की शैडो उस पर पड़ जाएगी। तो लिटिल बिट ऑफ द लाइट फ्रॉम अर्थ सनराइजेस एंड सनसेट ऑन द डिस्क ऑफ द प्लैनेट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब क्या होता है, जब टोटल लूनर इक्लिप्स होता है तो जो थोड़ी सी लाइट जो होती है अर्थ से, ठीक है, लाइट फ्रॉम अर्थ सनराइजेस, तो वहां से वो अर्थ के सनराइज से वहां पे वो थोड़ी सी रोशनी आती है और वो प्लैनेट उसके ऑन द डिस्क ऑफ द प्लैनेट के डिस्क पे पड़ जाती है और वो वही लाइट हमारे चांद के सरफेस पे पड़ जाती है। अब ये होता किसकी वजह से है? जब हमारा चांद जो है बिल्कुल लाल लाल दिखता है, लाल लाल कलर का दिखता है, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो सब कलर जज़ब हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कितना लाल हमें वो दिखता है वो डिपेंड करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना पोल्यूशन है, कितना क्लाउड कवर है, कितना डेब्रिस है हमारे एटमॉस्फेयर में। उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड मून जो है वो कितना रेड दिखेगा। ठीक है बच्चे, आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पे दी है लूनर इक्लिप्स और ब्लड मून की। ठीक है, इसको थोड़ा हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि वाई ब्लड मून्स, जो ब्लड मून्स हैं वो रेड ही क्यों होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले कहा कि जब अर्थ जो है मून और सन के बीच में आ जाएगी उस वक्त हमारा लूनर इक्लिप्स रहता है। जैसे कि ये सूरज की रोशनी यहाँ से जा रही है, सन्स की रेज यहाँ से जा रही है, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जो ब्लू लाइट है वो यहाँ वहाँ क्या हो रही है? बिखर रही है, वो स्कैटर हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन जो रेड लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, वो अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर जा रही है, हमारे एटमॉस्फेयर से होकर गुजरते हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए गुजर के जा रही है और कहाँ पे पड़ रही है? हमारे मून के ऊपर पड़ रही है। तो उसी कंडीशन को बोला जाता है बच्चे ब्लड मून। क्या बोला जाता है? ब्लड मून कब होता है? ये भी आपको याद रखना है, जब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? लूनर इक्लिप्स होता है। यार बच्चे याद रखो ना यार। ठीक है, वाई डोंट वी हैव अ लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स? अब देखिए हर महीने आपको पता है कि जब घूमेंगे तो एक लाइन में तो आएंगी, लेकिन हर महीने सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्यों नहीं होता है? ठीक है, वाई नॉट एवरी, क्योंकि आपको पता है ना कि जब हमारा फुल मून डे होगा उस वक्त हमारा लूनर इक्लिप्स होगा, न्यू मून डे होगा तो हमारा सोलर इक्लिप्स होगा। तो हर एक न्यू मून डे या फुल मून डे ये सब चीजें क्यों नहीं होती हैं? देखिए आपको याद रखना है कि हर एक न्यू मून डे पे सोलर इक्लिप्स नहीं होगा और हर एक फुल मून डे पे हमारा लूनर इक्लिप्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि इस हमारे जो अर्थ है ना, बिकॉज ऑफ द मून्स टिल्टेड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इसलिए जो मून का जो टिल्टेड ऑर्बिट जो है ना अराउंड का, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, हमें ये टिल्टेड झुका हुआ हमें नजर आता है। अर्थ के ऑर्बिटल प्लान से अगर हम देखें, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको देखें तो हमारा जो है ना ये मून है और ये अर्थ है, तो इस तरह से कब पहुंचेंगे? कभी कभी पहुंच सकते हैं, तो लेकिन इसलिए थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है, इसलिए हर महीने ये नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स नहीं होते हैं। सोलर और लूनर इक्लिप्स जो होते हैं सिर्फ एक इक्लिप्स सीजन के दौरान ही होते हैं, जब हमारे अर्थ का जो ऑर्बिट है उसका प्लेन हमारे सूरज के इर्द गिर्द क्रॉस करता है। कब? जब मून जो है, मून भी अर्थ के जो ऑर्बिट है उसके प्लान को क्रॉस करता है और अर्थ जो है अपना जो सन के इर्द गिर्द उसको अपना ऑर्बिट है उसको क्रॉस करता है, उसी दौरान जो है हमारा क्या होता है?
सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब बच्चे हम आगे बात करेंगे, थोड़ा एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दूंगा, तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। अब सिंपल वर्ड में आपको बताना है, सीजन आर, ये भी यही क्वेश्चन है यार, सीजन जो है ये किसकी वजह से होते हैं, कॉज्ड ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट, द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है लैटिट्यूडिनल पोजिशन ऑफ द प्लेस, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस। तो ये बच्चे आपके सामने क्वेश्चन है जो कि आपको अटेम्प्ट करना है, और इसका आंसर मैं कल आपको बड़े ही अच्छे से इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं। देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी है, तो लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसको अच्छे से कोशिश करनी है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें। ठीक है, कितना समझ में आया ये आप मुझे बताएंगे, और वीडियो कैसी लगी है ये भी आप मुझे बताएंगे। अगर इसमें कोई शॉर्ट कमिंग्स रहती है वो भी आप बताएं, तो उसको भी हम उसको आगे से उसको हम अच्छे से उसको हम कवर करेंगे। तो बच्चे वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।